नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल द एकेडमिक एक्सेस में। आज हम लोग क्लास 10 के इतिहास का चैप्टर 1 का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा उपयोगी रहेगा। आज की क्लास हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों से शुरू करेंगे जो हमारे जीवन का एक सार को दिखाती है। कहा गया है, रख हौसला हुआ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसलिए हमें अपनी मेहनत पर पूरा फोकस रखना चाहिए, अपनी मेहनत करती रहनी चाहिए, जिससे हमें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। इतिहास का अध्याय 1 जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? निरंकुशवाद, राष्ट्रवाद, रूढ़िवादी या उदारवाद? तो निरंकुशवाद के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले निरंकुशवाद क्या होता है? एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश ना होता है। आपने क्लास में पढ़ा होगा, आपने सब्जेक्ट जब चैप्टर पढ़ा होगा उसमें इसके बारे में डिफिनेशन पढ़ा होगा कि निरंकुशवाद एक ऐसी शासन या सरकार व्यवस्था है जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगा हुआ होता है। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद जिसमें राष्ट्र के प्रति प्यार, निष्ठा का प्रतिरूप दिखा जाता है, निष्ठा दिखाई जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? राष्ट्रवाद कहते हैं। आगे की बात करेंगे, रूढ़िवादी क्या होता है? किसी एक खास रूढ़िवादी का विचार, जिसमें विचारधारा की जब बात होगी, रूढ़िवादी में विचारधारा की जब बात होगी, किसी एक खास विचारधारा की बात होगी, किसी एक ही व्यक्ति की क्या करेंगे इसमें? समर्थन, एक ही पारंपरिक मान्यताओं का समर्थन किया जाएगा, जिसमें एक विचारधाराओं की बात किया जाएगा, व्यवस्थाओं की बात की जाए, उसे रूढ़िवादी कहते हैं। उदारवाद क्या होता है? जिसमें व्यक्ति की अधिकार, स्वतंत्रता, समानता का, निजी संपत्ति के अधिकार, किस कानून पर के समानता का अधिकार दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उदारवादी कहते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? अभी हमने देखा राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखाना। इसका आंसर होगा राष्ट्रवाद। इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रवाद। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वीं सदी के क्या क्वेश्चन है? 19वीं सदी के मध्य इटली में, 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्य में विभक्त थी? कितने राज्य में विभक्त थी? 2, 5, 7 या 8 में? कितने राज्यों में विभक्त थी? इसका आंसर हो जाएगा 7। इटली कितने राज्यों में विभक्त थी? 7 राज्यों में विभक्त हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? देवदार को, बलूत को, ओक को, अशोक को? आप जानते हैं कि देवदार ट्री कहाँ पाई जाती है और ओक ट्री कहाँ पाई जाती है, अशोक का पेड़ कहाँ पाया जाता है? अब यहाँ आते हैं सबसे पहले देवदार। देवदार के बारे में जानते हैं आप। बलूत क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा बलूत। बलूत क्या होता है? बलूत एक पेड़ का नाम है जिसके पत्तों को पत्तों का मुकुट बनाकर जर्मनिया को बलूत के पत्तों का मुकुट बनाकर दिखाया गया था, जिसको हम लोग क्या करते हैं? वहां का जर्मन का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मानते हैं। ओक ट्री कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए धन्यवाद। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बलूत। अब चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है? वह राज्य जहां राजनीतिक सत्ता उसकी संस्कृति सत्ता से मिलकर बनती है, उसे कहते हैं कल्याणकारी राज, राष्ट्र राज, गणराज या राजतंत्र? क्या वह राज्य जहां की राजनीतिक सत्ता उसकी संस्कृति सत्ता से मिलकर बनी होती है, उसे कहते हैं कल्याणकारी राज, राष्ट्र राज, गणराज या राजतंत्र? उसे क्या कहते हैं? आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राष्ट्र राज हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्र राज। तो इसका कल्याणकारी राज क्या है? अब ये बात आ जाती है कल्याणकारी राज क्या? वह राज्य जहां सरकार अपने नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक भलाई के लिए काम करती है। कल्याणकारी राज मतलब कल्याण करना, जिसमें राजाओं के द्वारा नागरिकों के कल्याण के लिए, हित के लिए काम करेगी। राष्ट्र राज क्या होता है? एक निश्चित सीमाओं के भीतर जो मौजूद था, उस क्षेत्र के भीतर इसकी संप्रभुता, अधिकार और वैधता का क्या होता है?
निरपेक्ष होना, इसी राष्ट्र राज्य कहलाता है। गणराज्य क्या होता है सर? गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणतंत्र, जनताओं का अधिकार, जनताओं का शासन ही गणराज्य का। राजतंत्र में क्या होता है? जिसमें किसी भी शासन व्यवस्था के लिए एक सर्वोपरि होता है, जिसको कहते हैं हम लोग राजा। इसमें राजा का बेटा ही राजा बनेगा राजतंत्र में। गणतंत्र में क्या होगा? राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ठीक है, गणतंत्र मतलब, गणराज्य मतलब होता है जनताओं का राज की बात करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्र राज हो जाएगा। वह राज्य जहां राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। कुस्तुतुनिया की संधि, कुस्तुतुनिया की संधि गजब का क्वेश्चन है। कुस्तुतुनिया की संधि, कुस्तुतुनिया है क्या? अब कुस्तुतुनिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। कुस्तुतुनिया की संधि हुआ कहाँ था? कुस्तुतुनिया की संधि कहाँ हुआ था या किसमें हुआ था कुस्तुतुनिया की संधि? इस संधि के जरिए क्या था? ग्रीस को एक आजाद राष्ट्र मिला था। कुस्तुतुनिया की संधि के कारण ग्रीस को क्या, एक आजाद राष्ट्र की मान्यता दी गई। ग्रीस एक स्पेशल राज्य बना दिया गया था। कब इसकी संधि हुई थी? 1832 ईस्वी में। कब हुई थी इसकी संधि? 1832 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार चित्रों का, चार चित्रों की वह श्रृंखला, चार चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा? आप इतिहास का, जब इतिहास का अपने हिस्ट्री का जब पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला पन्ना जब देखते हैं, उसके बाद फ्रेडरिक सरियो के बारे में पढ़ा होगा। फ्रेडरिक सरियो के बारे में आपने पढ़ा, तो फ्रेडरिक सरियो के बारे में चार चित्रों की श्रृंखला कि किस कलाकार ने बनाई जिन्होंने अपने सपनों का संचार रचा? सपनों का संसार किसने रचा था? कॉलेस्पेयर ने, फ्रेडरिक सरियो ने, डेला क्रोआ ने या गियाकोमो ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक सरियो हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक सरियो। कॉलेस्पेयर कौन थे? कॉलेस्पेयर एक जर्मन चित्रकार थे। कॉलेस्पेयर कौन थे? एक जर्मन चित्रकार। फ्रेडरिक सरियो फ्रांसीसी चित्रकार की बात करेंगे। डेला क्रोआ कहाँ के? ये भी फ्रांसीसी कलाकार थे। गियोकोमा कौन थे? ये ओलंपिक खिलाड़ी हुआ करते थे, ओलंपिक खिलाड़ी हुआ करते गियोकोमा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक सरियो की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसकी छवि सिक्कों किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी? किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी? तो मारियान, भारत माता, जर्मेनिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको देखकर बताना इसका आंसर, जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसकी छवि किसकी छवि छपी हुई थी? मारियान की छवि। किसकी छवि छपी हुई थी? मारियान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मारियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिस्टोटेनर कौन थे? अरिस्टोटेनर कौन थे? ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि अरिस्टोटेनर कौन थे? फ्रांसीसी दार्शनिक, जर्मन दार्शनिक या रूसी दार्शनिक या ब्रिटिश चित्रकार? तो अरिस्टोटेनर कौन थे? अरिस्टोटेनर की जब बात करेंगे, ये कौन थे अरिस्टोटेनर? ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे। अरिस्टोटेनर कौन थे? इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रांसीसी दार्शनिक। चलिए इसका सही आंसर हो गया फ्रांसीसी दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इंग्लैंड और डैश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। जब उस समय ब्रिटेन, इंग्लैंड जब हुआ करता था, इंग्लैंड से इसे ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब किया गया? किस कंट्री को, किसको मिला दिया जा गया कि उसके बाद इंग्लैंड से ग्रेट ब्रिटेन का नाम गठन किया गया? इसमें पहला रूस, फ्रांस, स्कॉटलैंड या जर्मन? हम लोग जानते हैं कि जब इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड के बीच में एक एक्ट यूनियन ऑफ इंडियन किंगडम ऑफ ग्रेट का गठन किया गया, दोनों ने मिलकर क्या कर दिया गया? एक एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया। जब इंग्लैंड एक एक्ट यूनियन हुआ करता था, उसके बाद जैसे ही स्कॉटलैंड का इसके बीच में गठन होता है, दोनों का मिलाप होता है, तो क्या हो जाता है? एक ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मैटरनिक ने हमारी समाज की व्यवस्था की सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन माना। इनमें से किसने किसे मैटरनिक इसमें इनमें से किसे मैटरनिक ने हमारी समाज का व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन माना? लुई फिलिप को, कैरोल कुलस्पी को, या मैजनी को, या योहान गॉटफ्रीड को? इसमें किसको माना गया था? मैजनी को। ग्यूसेपी मैजनी के बारे में आपने जानते हैं, ग्यूसेपी मैजनी ने यंग इटली नामक क्या क्या था, एक संगठन का शुरुआत किया था। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैजनी ग्यूसेपी की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले चांसलर कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के, प्रसा के, बर्लिन के, या म्यूनिक के? अब ये आंसर हमको देना है, जल्दी कमेंट कीजिए आंसर। तो कहाँ के थे? जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर हुआ करते थे? ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के, प्रसा के, या बर्लिन के, या म्यूनिक के? इसका आंसर क्या, सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रसा के। कहाँ के आंसर थे? कहाँ के चांसलर थे? प्रसा के चांसलर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया? नेपोलियन के बारे में जानते हैं कि 1804 ईस्वी में ये खुद को अपना फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया था। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो निम्न में से किस देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया? आपको एक शॉर्ट में याद रखना, बार्ब कंट्री, BARP, बार्ब कंट्री। ये बार्ब कंट्री से लड़ाई जीते हुआ था। इसका मतलब क्या? ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रसिया और पर्सिया। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पर्सिया और रसिया की बात करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन, रूस, प्रसा, अमेरिका। ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस। ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया। तो इसमें क्या, BARP, बार ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रसिया, प्रसा। तो इसका ऑप्शन क्या चल जाएगा मेरा? डी के साथ चल जाएगा। ऑप्शन कौन सा चल जाएगा? डी के साथ चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? राष्ट्रवाद एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी रहती है? समान संस्कृति, समान इतिहास, या भाषा और लोक परंपरा? राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद मतलब क्या? सभी राष्ट्र के प्रति निष्ठापूर्वक दिखाना, निष्ठा भाव दिखाना, प्रेम दिखाना। बट इसमें तीनों ऑप्शन क्या है सही? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के 14 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? आपको पता है 9th क्लास में पढ़े होंगे, फ्रांसीसी क्रांति। पूरे यूरोप की बात करें, यूरोप में फ्रांस में ही सबसे पहले क्रांति का स्टार्ट हुआ राष्ट्रवाद के उदय के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट फ्रांसीसी क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? हमने 9th क्लास में फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ा है कि वो फ्रांस के शासन, फ्रांस देश से बिलोंग करते थे। बुर्बो राजवंश किस देश से बिलोंग करते थे? फ्रांस से। अगला क्वेश्चन, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित कर गया? रूस के राजा निकोलस को, या प्रसा के राजा विलियम प्रथम को, ओटो वन बिस्मार्क को, या काउंट कैमिलो द केबूर को? तो इसमें किसको, जब जर्मनी का एकीकरण किया गया, जर्मनी का एकीकरण के समय, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, ये बात आ जाता है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871। और इसमें कहा गया किस सम्राट को घोषित किया गया जर्मनी के एकीकरण के बाद? जर्मन का सम्राट किसे घोषित किया गया था? प्रसा के विलियम प्रथम को, प्रसा के विलियम प्रथम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन,
वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं नारीवाद, समाजवाद या विकासवाद या महिला सशक्तिकरण। इसमें अब नारीवाद क्या होता है, नारीवाद के बारे में डिस्कशन, तब इसका आंसर देखते हैं हम लोग। नारीवाद क्या होता है? महिलाओं के अधिकार के लिए आंदोलन। नारीवाद क्या होता है? महिलाओं के अधिकार के लिए आंदोलन। किसके अधिकार के लिए? महिलाओं के अधिकार के लिए आंदोलन करना नारीवाद कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समाजवाद। समाजवाद जिसमें सरकार का कोई भी अधिकार ना हो। समाजवाद में क्या, जिसमें सरकार का कोई भी अधिकार ना हो। विकासवाद क्या होता है? समय के साथ होने वाले क्रमिक पर बदलाव को, समय के साथ जो बदलाव आता है उसी को विकासवाद। महिला सशक्तिकरण क्या होता है? महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है जिसमें महिलाओं को अपनी सशक्त होने के लिए सारे अधिकार समान रूप से स्तर पर दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? महिला सशक्तिकरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं नारीवाद। उसे क्या कहते हैं? नारीवाद कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? नारीवाद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे नारीवाद का कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मार्सिले किस देश के राष्ट्रगीत है? मार्सिले किस देश का राष्ट्रगीत है? मार्सिले किस देश का राष्ट्रगीत है? तो कहां का राष्ट्रगीत होगा मार्सिले? इटली, जर्मनी, रूस या फ्रांस का? मार्सिले किस देश का राष्ट्रगीत है? फ्रांस का। मार्सिले किस राष्ट्र का देश का गीत है? किस देश का राष्ट्रगीत है? फ्रांस का। मार्सिले किस देश का राष्ट्रगीत है? फ्रांस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ और 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ। 1861 में क्या हुआ था? इटली का एकीकरण हुआ था। चलिए 1871 में क्या हुआ था सर? जर्मनी का एकीकरण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त और लौह की नीति। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? मैजिनी ने, बिस्मार्क ने, हिटलर ने या काबूल ने? इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है? जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी? जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? नेपोलियन ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या काबूल ने? इसकी स्थापना किसने की थी? जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा गया? दिदरो को, नेपोलियन को, रूसो को या जॉन लॉक को? इसमें फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा गया। किसे कहा गया? रूसो को। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे हम लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है चार्टिस्ट आंदोलन किस देश के बीच में हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? भारत में, इंग्लैंड में, रूस में या जर्मनी में? चार्टिस्ट आंदोलन किस में हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड के बीच में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था। किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। चलिए अगला, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? अभी अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था किसके बारे में? मैजिनी ने। मैजिनी ने क्या किया था? यंग इटली और यंग यूरोप, यंग यूरोप, यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुसेपी मैजिनी की बात करें, मैजिनी ने किया था। तो यंग इटली और यंग यूरोप के नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने किया था? मैजिनी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो, दिदरो, मॉन्टेस्क्यू या वॉल्टेयर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूसो। सामाजिक उपबंध के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शुल्क संघ
जोल्वेराइन की स्थापना, शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल से की गई थी? शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल से की गई थी? प्रसा, ऑस्ट्रिया, फ्रांस या रूस? किसकी पहल से की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? प्रसा, ऑस्ट्रिया, फ्रांस या रूस? किसके पहल पे? प्रसा की पहल पे। किसकी पहल पे की गई थी? प्रसा की पहल पे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, वियना संधि कब हुई थी? वियना संधि कब हुई थी? इसका 1804 ईस्वी, 1805 ईस्वी, 1815, 1830 ईस्वी। चलिए वियना संधि के पहले कुछ इसमें बात कर लेते हैं कि 1804 की घटना की। 1804 में फ्रांस में क्या होता है? 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को क्या किया था? सम्राट घोषित कर लिया था। खुद को क्या कर लिया था? सम्राट घोषित कर लिया था। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। 1805 में क्या हुआ था? 26 मई 1805 को बात करेंगे तो नेपोलियन ने क्या कर, नेपोलियन को इटली का राजा घोषित कर दिया था। किसने? मिलान ने। ठीक है। 1815 में क्या होता? 1815 में वियना संधि होता है। क्यों वियना संधि हुआ था? कि 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हो गए थे। किससे? बार्ब कंट्री से, और उन्होंने वियना संधि को किया गया था। वियना संधि किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? क्वेश्चन क्या है? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? 1848 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1871? चलिए आंसर दीजिए। इसका क्या होगा आंसर? 1871 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क कब बना था? 1871 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यहाँ पूर्व लिखा गया, यूरोप होगा इसका। क्या? जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह किसका कथन है? किसका? बिस्मार्क का, नेपोलियन का, मेटरनिक का या मेजनी का? मेटरनिक ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेटरनिक। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारे सामने है कि पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ। यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था? पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ। यह कथन किसने कहा था? मैथिस्नी ने, वोल्टेयर ने, रूसो ने या दिदरो ने? तो इस कथन के बारे में, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? तो मैथिस्नी का। यह किसका कथन है? मैथिस्नी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या? काबुल को राजा विक्टर एमोनियल द्वितीय किस पद पर नियुक्त किया था? काबुल को राजा विक्टर एमोनियल द्वितीय ने किस पद को नियुक्त किया? किस पद के लिए नियुक्त किया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सेनापति, गृह मंत्री, राजदूत या प्रधानमंत्री? काबुल को राजा विक्टर एमोनियल द्वितीय ने किस पद के लिए नियुक्त किया था? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे सामने? 32 नंबर क्वेश्चन। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद तनाव एक गंभीर स्रोत था। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव एक गंभीर स्रोत था। कौन सा? जर्मनी क्षेत्रों में, बाल्कन क्षेत्रों में, एशियाई क्षेत्रों में, ऑस्ट्रिया क्षेत्रों में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल्कन क्षेत्रों में। कहां पे? 1871 में यूरोप में जो राष्ट्रवादी तनाव हो गया था उस पर सबसे गंभीर जो प्रभाव कर रहा था वो क्या था? बाल्कन का क्षेत्रों से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा गया? यहाँ भी यूरोपीय होगा। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा गया? यूनान को, रूस को, फ्रांस को या इंग्लैंड को? तो क्या कहा गया? क्वेश्चन क्या है? कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा गया? तो यूनान को कहा गया। किस देश को कहा गया दोस्तों? यूनान को कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1870 में, 1871 में, 1860 में, 1861 में? ये क्वेश्चन का जवाब मैंने पहले भी दे चुका हूं। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में।
कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। और इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण कब हुआ? तो अभी क्या क्या बात हो रहा था, क्या बात कर रहे थे हम लोग? जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। और इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का 1861 में। इटली का कब हुआ था? 1861 में। और जर्मनी का 1871 में। याद रखना है, भूलना नहीं है। जर्मनी का 1871 में और इटली का 1861 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन इतना ही था, समाप्त हुआ। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आपको सेशन अच्छा लगा हुआ तो शेयर कीजिए द एकेडमिक एक्सेस को।